हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख बिंदुओं की। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख बिंदुओं की। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना सिंधु सभ्यता का स्थल कहाँ पर था, खुदाई किस तरीके से हुई, कौन सी प्रमुख वस्तुएं वहाँ पर प्राप्त हुई, प्रमुख नगर कौन से थे। आज जानेंगे प्रमुख बिंदुओं को। तो इसमें प्रमुख बिंदुओं में हम क्या देखेंगे, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। लिपि भावचित्रात्मक है, जो दाएं से बाएं लिखी है। ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु सभ्यता के लोग कपास के प्रमुख प्रथम उत्पादक हैं। तभी यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है सिंधु वासियों की उपज। कृषि के साथ पशुपालन भी किया गया, लेकिन प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। किसको कहा गया, सिंधु सभ्यता को। उसके बाद इसे सिंधु सभ्यता भी कहा गया। फिर उसके बाद इसे कांस्ययुगीन सभ्यताओं में रखा गया। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, सिंधु सभ्यता के अन्य नाम बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता हो गया, ऑब्जेक्टिव मिलते हैं सिंधु सभ्यता, या इसे सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है, तो इसे दोस्तों कांस्ययुगीन सभ्यताओं में इसे रखा जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, इसकी जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक, यानी जो लिपि मिली भावचित्रात्मक है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था या प्रमुख उत्पादक थे वो थे कपास की खेती, ये लोग करते थे, ठीक है। और यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा, जिसका अर्थ है सिंधुवासियों की उपज। कृषि के साथ पशुपालन भी किया, लेकिन प्रमुख व्यवसाय क्या बताया गया, व्यापार। कृषि और कृषि के साथ पशुपालन तो था, जब कृषि होगी तो पशुपालन तो ज़रूर होगा, लेकिन जो प्रमुख व्यवसाय था वो व्यापार था। ये लोग माप तौल से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक दोस्तों। उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था, यानी जो मटका या जो भी उपकरण वहाँ पर प्राप्त हुए हैं बर्तन से रिलेटेड, उन सब में लाल रंगों का प्रयोग भी किया गया। फिर उसके बाद हुआ सिंधु सभ्यता की मोहरों में सेलखड़ी का प्रयोग किया गया, ठीक है। मुख्य रूप से सेलखड़ी का प्रयोग जो है किया गया ये, ठीक दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले, ठीक, लेकिन शेर का चित्र नहीं मिला। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस जानवर का चित्र सिंधु सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिला, तो वो शेर का चित्र नहीं मिला। प्रमुख जो विशेषता थी वो थी नगर नियोजन, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। ये ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, यानी इस तरीके से जो सड़कें होती थी एक दूसरे को समानांतर काटती थी, यानी बढ़िया सा जो है आयताकार बना हुआ था, ठीक। फिर उसके बाद इसमें दोस्तों आता है पूर्वी नगर। तो पूर्वी नगर, निचला नगर, यहाँ पर गरीब लोग रहते थे। पश्चिमी नगर दुर्ग था, ये ऊपरी नगर थे, यहाँ पर अमीर लोग रहते थे। ईंटों का जो अनुपात है 4:2:1 में ईंटें प्राप्त हुई हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है हर घर में कुआं और जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। ये जो व्यवस्था थी, जल निकासी और नालियों की व्यवस्था, ये समकालीन जो अन्य सभ्यताएं हैं उनमें इनका प्रचलन नहीं था। तो जल निकासी के लिए और नालियों के लिए बहुत ही ये प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद यहाँ पर सामूहिक भवनों में दोस्तों हम देखते हैं कि 2 सामूहिक भवन यहाँ पर जो है प्राप्त हुए। एक विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं इस सभ्यता का पतन किस तरीके से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पतन के जिस तरीके से इसके उद्भव की तरह उसके विघटन का भी प्रश्न एक जटिल समस्या है, यानी जिस तरीके से इसके उद्भव किस तरीके से हुआ इतिहासकार एकमत नहीं है, उसी तरीके से दोस्तों जब इसके विघटन की जो बात आई वहाँ पर भी इतिहासकार एकमत नहीं हो पाए। यहाँ पर विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए, जैसे कि मैके और जॉन मार्शल ने बताया कि यहाँ पर बाढ़ ये सर्वाधिक मत है, यानी सर्वाधिक लोग इसको जो है बताते हैं कि हाँ ये वाला सही होगा। फिर उसके बाद दोस्तों आता है चाइल्ड और व्हीलर, इन्होंने बताया कि विदेशी आक्रमण, आर्यों का आक्रमण हुआ, क्योंकि इसके बाद आर्य सभ्यता का विकास होता है। फिर उसके बाद दोस्तों आर.एल. स्टाइन और ए.एन. घोष, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ, जिससे सिंधु सभ्यता का जो है पतन हो जाता है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर 3 विचार
हमें मिले। पहला बाढ़, ये सर्वाधिक मत है आता है सिंधु सभ्यता में के पतन का सर्वाधिक कारण क्या था, या सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था, या मुख्य कारणों में किसको हम रखते हैं, तो सर्वाधिक मत मिले हैं बाढ़ को, यानी बाढ़ वहाँ पर बताया गया, यानी बाढ़ आई उससे क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ से सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान और उनकी जो है प्रमुख नदियाँ, यानी कौन से प्रमुख स्थल हैं और किस नदी के किनारे दोस्तों वो प्राप्त हुए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आता है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मिला, ठीक। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी है, यानी घग्गर का प्राचीन नाम सरस्वती नदी है यहाँ पे। फिर उसके बाद दोस्तों लोथल भोगवा नदी, आलमगीर हिंडन नदी, रंगपुर मादर नदी, कोटदीजी सिंधु नदी और चन्हूदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुआ, ठीक दोस्तों। तो यहाँ से कुछ स्थल थे ये और प्रमुख नदियाँ थीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ से आप लोगों ने सिंधु सभ्यता को अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक दोस्तों। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से उसका उद्भव होता है, और दोस्तों यहाँ पर देखा प्रमुख बिंदुओं को और किस तरीके से इसका पतन होता है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करिए और वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ठीक दोस्तों। थैंक यू।